एवरीवन वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड उसके फॉर्मेट पे बेस्ड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है और ये बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए प्रोग्राम दोनों ही कोर्सेज में ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको इन सभी चैप्टर इस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप ऑलरेडी चैनल पे वो अपलोडेड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आपको सभी इन्फॉर्मेशंस के साथ-साथ अगर आपको इन सभी वीडियोज़ के पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करना है जो कि एकलव्य स्नातक 1, ठीक है? जहाँ पे आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन या कह सकते हैं आप, अगर सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था जिसमें डॉक्टर फॉस्टस के बारे में पूछा गया था कि उसमें जो पोप था, पोप जो पादरी था बेसिकली, चर्च का पोप जो था उसका क्या सीन था वहां पे, और वो जो पोप का जो सीन सीन है वो उस सीन का क्या इम्पोर्टेंस रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर फॉस्टस की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि ये कैरेक्टर होता है डॉक्टर फॉस्टर जो कि एक क्रिश्चियन होता है, ठीक है? जिसकी वजह से ये पूरी स्टोरी जो है क्रिश्चियनिटी के बिलीफ्स पर बेस्ड है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये जो पर्सन है डॉक्टर फॉस्टर्स, ये क्या कहता है कि ये ना सारी चीज़ें सीख चुका है, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, हर चीज़ वो ना हर चीज़ की नॉलेज ले चुका है। तो और उसको ना किसी भी चीज़ में उसको कोई चीज़ लगता ही नहीं है कि किसी में कोई चीज़ सेंस है। वो कहता है ये सारी चीज़ें बेकार है, मैं सारी चीज़ नॉलेज ले चुका हूँ, मुझसे कुछ भी पूछ लो। तो वो अब क्या कहता है कि अब सोचता है कि मैंने तो अब सारी चीज़ें सीख ली, अब क्या ऐसा सीखा जाए जिससे मुझे मेरे जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं जिनके आंसर्स मैं नहीं दे पाता हूँ, अब मैं उनको भी आंसर दे पाऊँ। तो वो सोचता है कि मैं अब ब्लैक मैजिक सीखूंगा, ठीक है। तो जैसे होता है ना, जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो डॉक्टर फॉस्टर के साथ क्या होता है कि जो जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, वो उसी को फॉलो करते हुए जाता है और उसी की बात मानता है, ठीक है? एक बात कह सकते हैं आप कि वो एविल की बात सुनते जाता है, ठीक है? एंजल की बात नहीं सुनता, ठीक है? तो इस तरीके से वो सुनता है, तो वो कहता है, तो जो उसकी एविल साइड होता है, वो बोलता है कि हाँ, तुम ब्लैक मैजिक सीख लो, ब्लैक मैजिक बहुत अच्छी चीज़ है ये सब। तो वो सुनता है और फिर वो स्टार्ट करता है ब्लैक मैजिक सीखना। तो उसके लिए क्या करता है, वो एक ना डेविल के साथ सैटर्न के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें वो बोलता है कि अगर तुम मुझे ब्लैक मैजिक सिखाओगे तो फॉर 24 इयर्स इयर्स के बाद मैं अपनी बॉडी जो है वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, मेरा बॉडी सोल और हर चीज मैं अपने आप को खुद को तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा, ठीक है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। बट इसके बदले तुमको मुझे ब्लैक मैजिक सिखानी होगी और मुझे ये सब बताना होगा कि लाइक गॉड कैसे दिखते हैं, हेवन क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में सिखानी होगी। तो ये पैक्ट बन जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? तो फिर वो ब्लैक मैजिक सीखता है, ठीक है? तो फिर जैसे-जैसे ये 24 इयर्स कंप्लीट होने लग जाते हैं, तो फिर उसकी जब मृत्यु की टाइम आता है, तो डॉक्टर फास्टस को लगता है कि ये तो बहुत गलत चीज़ हो गया, मैंने तो बहुत सारा पाप कर लिया। तो उसी दौरान ना ये एक वर्ल्ड टूर पे जाता है। तो जब वर्ल्ड टूर पे जाता है ना, तो उसी वर्ल्ड टूर के दौरान ही वो उस पोप कैरेक्टर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, पोप कैरेक्टर के ऊपर जो है अ, वहाँ पे अपने ना लाइक जादू दिखाता है, एक तरीके से मैजिक करता है। वो क्या करता है, उसके डाइनिंग टेबल के जितने भी प्लेट्स वगैरह होती है, कर्टन्स वगैरह होता है, वो सारा मूव कर लेता है और अपने आप को वो इनविजिबल बना लेता है, उसको कोई नहीं देख पाता, ठीक है? और वो फिर पोप को हिट भी करता है उसके फेस पे, ठीक है? कान के पास, तो वो उसको चोट भी पहुँचाता है। तो वो इस तरीके से बहुत नेगेटिव तरीके से वो अपनी पावर का भी यूज़ करता है, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें करता है वो। तो इस तरीके से जब लास्ट में टाइम आता है, टाइम खत्म होने लग जाता है, तब वो देखता है कि ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये सारी चीज़ें, उसको पछतावा होता है। तो वो डॉक्टर से सॉरी, वो गॉड से कहता है, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, मेरे से गलती हो गई। तो वो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, तो गॉड भी उसकी हेल्प नहीं करते और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है? तो इस में आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कोई इंसान जो है अपने पावर की जो है नेगेटिव तरीके से यूज़ करता है और फिर बाद में उसको रियलाइज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इसकी पूरी स्टोरी थी, ठीक? तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो पोप वाला सीन था, वो क्या ऐसा रोल प्ले करता है बहुत इम्पोर्टेंट इस चीज़ में, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया जो डॉक्टर फास्टस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है और इसमें जो पोप का सीन है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में एक तरीके से थीमैटिक और
सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस रखता है, इस वजह से, ठीक है? और साथ ही साथ ये जो फास्टस है, वो बहुत ही एक पैक्ट रखता है विद द डेविल टू सीक्स पावर एंड नॉलेज। वो डेविल के साथ पावर और नॉलेज गेन करने के लिए ताकि वो कहता है कि ह्यूमन की जो लिमिट्स है, उसके आगे जाकर मैं सारी पावर, नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। तो इस वजह से तो वो एक पैक्ट भी बना लेता है डेविल के साथ, है ना? तो ऐसे ही जब डॉक्टर फास्टस जो है, वो एक बहुत ही ज़्यादा कंजरिंग इल्यूजन रखता है, यहाँ पे प्ले करता है ऑन द पोप अंडरस्कोर्स the play's exploration of the tension between individual desire एंड रिलीजियस कन्फर्मिटी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वाला सीन जो है पोप का, वो दिखाता है कि कैसे किसी इंडिविजुअल के डिजायर की वजह से किसी को हार्म हो सकता है, ठीक है? और कैसे किसी की रिलीजियस जो बिलीव्स हैं उसको हार्म पहुंचाया जा सकता है, ठीक है? तो ये सारे ये जो पॉइंट्स है, ये बताते हैं कि किस तरीके से ये जो पोप का सीन है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है? साथ ही साथ ये जो फोस्टस है, वो डिफेंस करता है चैलेंजेस स्टैब्लिश नॉर्म्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द रिनाइसेंस। और साथ ही साथ ये वाला सीन जो है, वो रिनाइसेंस के टाइम के कल्चर और लैंडस्केप के बारे में भी यहाँ पे पोर्ट्रे करता है, दिखाता है, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपके किसी भी चैप्टर से आपको कुछ लाइनें दे दी जाएँगी, ठीक है? और पूछ लिया जाएगा कि ये लाइनें जो हैं, किसके द्वारा बोली जा रही हैं, कहाँ से बोली जा रही है और कौन से चैप्टर से, यूनिट से बोली जा रही है, ठीक है? तो उसमें आपको बताना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये लाइन्स अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैकबेथ वाली स्टोरी थी पूरी, उस वहाँ से ली गई है, ठीक है? और इसमें टोटल 5 एक्ट्स थे। तो ये जो एक्ट 1 था, उसकी सीन 5 से ये वाली लाइन जो है है, ठीक है? और ये कौन बोल रहा है? ये लेडी मैकबेथ बोल रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इस वाली स्टोरी की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना मैकबेथ होता है, ठीक है? जो एक एक तरीके से फाइट करके आ रहा होता है, सोल्जर की तरह काम करता है, तो वो अच्छा करता है, तो फाइट करके आ रहा होता है, ठीक है? तो रास्ते में उसको 3 विचेस मिलती हैं, जिसको हम चुड़ैलें कहते हैं, ठीक है? वो मिलती हैं और वो प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं और वो कहती हैं कि आने वाले कुछ समय बाद ना तुम स्कॉटिश जनरल मैकबेथ जो है, वो वहाँ के तुम किंग बनोगे स्कॉटलैंड के, ठीक है? तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे ही बोल रही होंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं नॉर्मल आदमी किंग क्यों बनूँगा? तो वो ऐसा सोचता है। फिर वो इनिशियली जब आफ्टर कुछ समय बाद वो अपनी वाइफ़ को बताता है, तो उसकी वाइफ़ ना उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है कि नहीं, तुम्हें बनना ही है तो बनो, ब जल्दी बनो, लाइक मुझे भी किंगशिप देखना है कि किंगशिप में अपनी लाइफ़ बितानी है, कैसे चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें। तो एक दिन किंग जो होता है वहाँ पे, जो रियल में किंग होता है, डंकन जो होता है, ठीक है? तो वो डंकन जो होता है वहाँ पे, वहाँ का किंग होता है, तो वो आता है, ठीक है? वहाँ पे रहने। तो उस चीज़ में क्या होता है कि उसकी वाइफ़ उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है और कहती है तुम इसको मारो, ठीक है? तो वो एनकरेज होकर ना, जो मैकबेथ होता है मेन कैरेक्टर, वो उसकी डेथ कर देता है किंग की, ठीक है? तो इस वज़ह से फिर वो उसके बाद कुछ समय बाद, और वो उस डेथ की ब्लेम जो होता है उसके गार्ड्स पे डाल देता है कि इन्होंने ड्रिंक किया और इसको मार दिया, किंग को मार दिया। तो इस तरीके से, कुछ तरीके से एंड होती है। फिर एट द एंड क्या होता है कि जो मैकबेथ होता है, उसको भी खुद की मौत का सामना करना पड़ता है, लाइक उसकी भी बहुत ही ट्रेजिक एंड होता है उसका, आप कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये वाली पूरी स्टोरी थी, ठीक है? इसके डिटेल में नॉलेज के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें इन लाइन्स की, तो ये लेडी मैकबेथ के द्वारा बोली गई हैं, जहाँ पे ये जो कॉन्टेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा प्ले करता है। मैकबेथ हैज़ जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज़ प्रोफेसीज़ राइज़ टू पावर बाय द विचेस। जो मैंने आपको बताया कि ये अ विचेज़ ने उसके पावर को के बारे में बताया था मैकबेथ को। तो ये जो लेडी मैकबेथ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइन हो जाती है इस प्रोसेस को एक्सपीड करने में, आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब होता है चीज़ें सारी, ये सीन चल रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, लेडी मैकबेथ ना ये लाइन बोलती है, ठीक है? और यहाँ पे सेक्स के यहाँ पे बात को उठाती है, रिफ्लेक्ट करती है और कहती है कि वो जो मेरा डिज़ायर है, वो अपने आप को वहाँ से रिड ऑफ करना चाहती है। यहाँ पे फेमिनाइन क्वालिटी को यहाँ पे दिखा रही है वो, कि कैसे वो अपनी फेमिनाइन क्वालिटी का यूज़ करके वहाँ पे ये जो है उसको, लाइक आप कह सकते हैं, ब्लैकमेल कर रही है, ये ऐसी बातें बोल रही है और उसको एनकरेज करती है मैकबेथ को किंग के मृत्यु करने के लिए, ठीक है? सो दीज़ लाइन्स शोकेसेस लेडी लेडी मैकबेथ्स फॉर्मिडेबल एंड मैनिपुलेटिव नेचर, ठीक है? तो यहाँ पे इसका जो मैनिपुलेटिव नेचर है लेडी मैकबेथ का, वो दिखता है इन लाइन्स से, ओके? साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक तरीके से सोलिलोquy की तरह सेट्स करती हैं एक स्टेज पर फॉर द ट्रेजिक डिसेंट्स इनटू द मोरल करप्शन एंड वॉयलेंस, ठीक है? एक एक तरीके से मोरल करप्शन और वॉयलेंस की तरह ये लाइन्स जो है लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को दिखाती हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसी
चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पॉटर सीन इन मैकबेथ। अगेन यहाँ पे पॉटर का सीन होता है। अभी आप ध्यान रखना कि आपको डॉक्टर फॉस्टर्स में पोप के सीन के बारे में पूछा गया था और यहाँ पे पॉटर के सीन के बारे में पूछा गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉमिक रिलीफ की बात करें, यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप शॉर्ट नोट या तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और इन एक पैराग्राफ की तरह भी लिख सकते हैं। पर इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको हर क्वेश्चन में लाइक थोड़ी सी समरी और जो भी ऑथर है उसके बारे में, राइटर है उसके बारे में जरूर आपको बताना है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके आंसर का बहुत अच्छा देखने को मिलता है और लास्ट में आपको कंक्लूजन भी लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट जब हम लिखते हैं तो इसमें आपको बता सकते हैं कि पॉटर की सीन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक तरीके से कॉमिक रिलीफ की तरह भी काम करता है। बिकॉज़ ये जो मैकबेथ का सीन है इसमें डिपार्चर करता है, ये एक तरीके से एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें ये जो पॉटर होता है वो बेसिकली वो पॉटर जो होता है गेटकीपर होता है हेल का, ठीक है? और गेटकीपर होता है हेल का और वो ना लाइक सभी का ना मज़ाक उड़ाता है, जितने भी सिनर्स होते हैं, पापी होते हैं जितने भी जो भी आ रहे होते हैं, क्योंकि वो गेटकीपर होता है तो सबका ना बहुत ज़्यादा वेलकमिंग तरीके से वेलकमिंग करता है हार्मशली, ठीक है? और सबका मज़ाक भी उड़ाता है सबके बारे में, ठीक है? और यहाँ पे सिम्बोलिज़्म की भी बात हो रही है दैट जो पॉटर का सीन है यहाँ पे सिम्बोलिज़्म की बात करें हम, तो जो पॉटर का स्पीच है अबाउट इक्विवेशन रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ डिपिक्शन, तो इसकी जो स्पीच है यहाँ पे थीम ऑफ डिपिक्शन को दिखाती है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे आयरनी को भी शो करता है ये जो पॉटर के सीन है, बिकॉज़ यहाँ पे एक तरीके से सिंबलाइज़ करके आयरनी का यूज़ किया गया है, बिकॉज़ जो पॉटर है वो कॉन्ट्रास्ट करता है शार्पली विद द ग्रिम रियलिटी ऑफ डंकन्स मर्डर, कि डंकन के मर्डर के दौरान कैसे जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रिम रियलिटी को शोकेस करता है। एज़ अ हेल में गेटकीपर की तरह काम करता है जो पॉटर है और सबके ऊपर मज़ाक उड़ाता है, ये सारी चीज़ें कि तुमने ये किया तो इस वज़ह से पापी बन के तुम्हें भी यहाँ पे आना पड़ रहा है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है? सो क्रिएटिंग ड्रामेटिक आयरनी, इससे ये चीज़ जो है, ये सीन जो है बेसिकली वो एक ड्रामेटिक आयरनी की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है? ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो ये जो सीन है बहुत ही एज़ अ ट्रांजिशनल मोमेंट की तरह भी काम करता है, लिंकिंग द टेंशन ऑफ डंकन्स मर्डर टू द डिस्कवरी ऑफ द क्राइम। यहाँ पे डंकन के मर्डर का डिस्कवरी होता है, लास्ट में पता ही चलता है कि मैकबेथ ने ही मारा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे शेक्सपियर ने अपने स्किल्स का यूज़ किया है और ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को पोर्ट्रे कर दिया है, बेसिकली शोकेस किया है इन द सेम प्ले। एक ही प्ले के अंदर ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का ट्रांजिशन करके शोकेस किया है यहाँ पे शेक्सपियर ने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपसे लाइन्स के बारे में पूछा गया है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? सो जब आप ये लाइन्स पढ़ेंगे, ये सारी लाइन्स पढ़ेंगे, जब जहाँ पे बोला गया यस आई एम पुअर बट आई एम जेंटलमैन, ये सारी लाइनें, तो अब आप देखेंगे कि ये लाइन्स जो हैं सारी, ये क्वेश्चन आपके लाइक सिलेबस में अभी नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ गया था, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें हमें बताना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वॉल्टर ब्लंट इन द रोवर। ये जो रोवर वाली स्टोरी है, नेक्स्ट आई थिंक आपको पता होगी रोवर वाली स्टोरी क्या होती है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें रोवर का बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है कि जिसका ना लाइक कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं होता, एक फिक्स प्लेस नहीं होता, वो लाइक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो ब्लंट है एक बहुत ही कैरेक्टर है, आफ्रा बेन का जो प्ले है, आफ्रा बेन द्वारा लिखा गया जो प्ले है द रोवर, उसमें एक सेकेंडरी कैरेक्टर की तरह जो ब्लंट है वो काम करता है, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है, गुलिबल है और एक तरीके का ये इंग्लिशमैन है, ठीक है? जो बहुत ही ज़्यादा एंटैंगल होता है इन द रोमांटिक एंड कॉमेडिक प्लॉट लाइन्स, जितने भी कॉमेडिक और रोमांटिक प्लॉट लाइन्स है इस रोवर के प्ले की, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ब्लंट का जो कैरेक्टर है, एक तरीके से सेकेंडरी कैरेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है? और इसके अगर हम प्राइमरी रोल की तरह काम करें, तो एक तरीके से ब्लंट का बेसिकली मेन काम है कॉमेडिक फिगर की तरह काम करना, ठीक है? साथ ही साथ ये जो ब्लंट है वो पोर्ट्रे किया गया है यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इज़िली मैनिपुलेटेड जेंटलमैन, एक ऐसा जेंटलमैन जिसको बहुत ही ज़्यादा इज़िली मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसे जेंटलमैन के कैरेक्टर की तरह यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है? साथ ही साथ डिस्पाइस हिज़ सिम्प्लिसिटी, बिकॉज़ ब्लंट का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सिम्प्लिसिटी के साथ रहता है, ठीक है? और यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले इस प्ले की पूरी जानकारी लेनी होगी, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? सो लेयर ऑफ ह्यूमर टू प्ले एज़ हिज़ अनसस्पेक्टिव नेचर, बिकॉज़ उसका जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा सिम्प्लिसिटी भी है उसके अंदर, ठीक है? और एक तरीके से कॉमेडिक फिगर की तरह काम कर रहा है और अनसस्पेक्टेड जो फिगर है, नेचर है उसका, उसकी वज़ह से यहाँ पे जो ब्लंट है एक सेकेंडरी कैरेक्टर की तरह काम कर रहा है। और साथ ही साथ ये जो द रोवर ये प्ले है, इसमें वॉल्टर ब्लंट जो है बहुत ज़्यादा कॉमेडिक एलिमेंट्स और मिस्टेकन आइडेंटिटी की तरह काम करता है, ठीक है? फॉली ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा जिस पर ब्लाइंड ट्रस्ट की तरह काम करता है, कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल लाइट हार्टेड एंड
इन एंटरटेनिंग टोन ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी के टाइम में जितने भी एंटरटेनिंग और लाइट हार्टेड कैरेक्टर्स होते हैं, उसकी तरह यहाँ पे जो ब्लंट है उस कैरेक्टर को यहाँ पे शो किया गया है। मैंने आपको बताया ना, कॉमेडिक फिगर की तरह और एंटरटेनमेंट टोन की तरह इसका उपयोग किया गया है, उसको पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से ये द रोवर जो प्ले है, वो यहाँ पे है, ठीक है? सो एक-एक की समरी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स को देख रहे हैं, ठीक है? आप पूरी प्रॉपर समरी के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन डॉक्टर फॉस्टर्स मार्लो कंस्ट्रक्ट हिज ट्रेजिक protagonist as one who despite being fallen and damned compels the audience to take note of the perplexing choice facing him in a changing world। बेसिकली इसमें आपसे पूछा गया है कि कैसे जो डॉक्टर फॉस्टर्स का कैरेक्टर है, वो कैसे किसी चेंजिंग वर्ल्ड में ये चॉइसेस जो होती हैं उनको फेस करने के लिए, अपने डिजायर और डाउट्स को कंप्लीट करने के लिए किस तरीके से कौन-कौन से कदम उठाता है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? आपको यस, अगर अगर आप एग्री करते हैं तो आपको एक रीज़नेबल आंसर देना है कि आप एग्री क्यों करते हैं, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज़ ये जो क्रिस्टोफर मार्लो है डॉक्टर फास्टस में, वो एक तरीके से प्रोटैगनिस्ट की तरह काम करता है, जो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट होता है, जो अपने डिसेंटनेस को डैमनेशन में कन्वर्ट कर लेता है। कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो अच्छा-खासा उसको जान-पहचान होती है, लोग जानते हैं, उसको हर चीज़ आती है। फिर एक ब्लैक मैजिक सीखने की वजह से वो अपना डैमनेशन कर लेता है पूरी तरीके से, सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है? और साथ ही साथ ये जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन डिजायर एंड अनसर्टेनिटीज इन अ शिफ्टिंग वर्ल्ड, कि कैसे कुछ जब आप वर्ल्ड में शिफ्ट करते हैं तो कुछ अनसर्टेनिटीज का आपको सामना कर सकता है, कि कैसे जो डॉक्टर फॉस्टर है उसका हाईली जो लर्न स्कॉलर्स थे, जितने भी उसने स्कॉलरशिप्स लिए थे, उस सारी चीजें स्किल्स वगैरह सीखी थी, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज को रखते थे, ठीक है? और रिनाइसेंस के टाइम के स्पिरिट के टाइम पे इंडिविजुअलिज्म, ये सारे नॉलेज सीकिंग टाइम पे वो इतने सारे नॉलेज को रखता था। उसके बाद भी कैसे उसका ट्रेजिक फ्लो हो जाता है, एक ब्लैक मैजिक सीखने की वज़ह से उसका पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं अंत हो जाता है, ठीक है? सो बहुत ही ज़्यादा ये नॉलेज और वर्ल्डली प्लेज़र जो हैं, ये सारी चीज़ों की वज़ह से उसको सारी चीज़ें से फेस करनी पड़ती है, ठीक है? सो ये प्ले जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है ह्यूमन के कंडीशन को एज़ फॉस्टर्स ग्रैपल्स विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज चॉइसेस, ये कैसे वो अपनी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करता है और कैसे उसका डैमनेशन हो जाता है, उसके साथ सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, ठीक है? सो ये रिफ्लेक्ट करती है ब्रॉडर सोसाइटल टेंशन को बिटवीन द मेडिएवल एंड रिनाइसेंस आइडियोलॉजीज। मेडिएवल और रिनाइसेंस टाइम की जो आइडियोलॉजीज थी उसको भी बहुत ज्यादा ये चीज जो है पोर्ट्रे करती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शेक्सपियर द्वारा लिखे गया जो मेकबेथ है, इसमें जो वर्ल्ड है ऑफ वायलेंस विच इज एंडेमिक टू जेकोबियन इंग्लैंड, जेकोबियन एरा के टाइम पे जो जेकोबियन इंग्लैंड था, उसमें क्या ये सारी चीजें, शेक्सपियर जो मैकबेथ है वो क्या चीजें जो है यहाँ पे वायलेंस को एंडेमिक की तरह काम करता है, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट को। तो अगर हम बात करें ये स्टेटमेंट के बारे में, तो ये स्टेटमेंट जो है मेरिट करता है एज अ शेक्सपियर्स मैकबेथ डज रिफ्लेक्ट्स द परवेज वॉयलेंस इनहेरेंट इन जैकोबिन इंग्लैंड, की जैकोबिन इंग्लैंड में कैसे जो है वॉयलेंस जो है वो इनहेरेंट होता है। और ये प्ले लिखा गया है ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, राइट? जो एक मिरर और मिरर की तरह काम करता है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोसाइटियल अपहीवल जो है, सारी चीजें चेंजेस जो हो रही है, उसको एक तरीके से मिरर की तरह काम करता है, दिखाता है, ठीक है? सो यहाँ पे कैसे स्ट्रगल कैरेक्टरिस्टिक के हो रहे हैं, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है उसके कैसे किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया, जैकोबियन एरा में स्ट्रगल्स कैसे तरीके के हो रहे हैं, ठीक है? तो ये जो मैकबेथ है एक पावर और थ्रू regicides and subsequent resign marked by bloodshed aligned with the political climate of the change, कि कैसे उस टाइम के पॉलिटिकल जो क्लाइमेट था वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसका प्लॉट कैसे सारी चीजें एग्जीक्यूशन हो रही है, पैलिबल कर रहे हैं सारे फियर ऑफ बिट्रायल के, ठीक है? तो इस ये सारी चीजें यहाँ पे फोकस हो रहा है इस क्वेश्चन में, आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से इस लाइन को आप एग्जामिन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको एग्जामिन करना है द रोवर जो प्ले है, इसका जो टाइटल है द रोवर, उसको एग्जामिन करना है। तो अगर हम बात करें इस टाइटल की, जो द रोवर है आपरा वेन के प्ले में, वो एक बहुत ही ज्यादा थेमेटिक रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंस निभाता है, जो कि कैरेक्टर बेस्ड इम्प्लीकेशन, क्योंकि इस प्ले के जितने भी कैरेक्टर्स है ना, उनके साथ ये नाम जो है बहुत ज्यादा सुटेबल लगता है, बिकॉज ये जो
टर्म है रोवर, ये बहुत ही ज़्यादा डिनोट करता है समवन हू रोम्स विदाउट अ फिक्स्ड डेस्टिनेशन, जिसकी कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं होती है, ठीक है? लाइक उसका जिसको हम कहते हैं ना कि लाइक वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उनका फिक्स कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें कैसे कार्निवल हो रहा होता है ड्यूरिंग नेपल्स, ठीक है? नेपल्स में कार्निवल हो रहा होता है, उस समय कैसे रोमांटिक कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, मेल प्रोटैगनिस्ट होंगे, ठीक है? तो अगर आपको समरी पता होगी तो आपको ये क्वेश्चन लिखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है? और आप कुछ इस तरीके के इन पॉइंट्स को लिखकर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जिसमें आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे आपरा बेन का जो चॉइस है, तो टाइटल नॉट ओनली सेट्स द टोन ऑफ द प्ले, कि ये जो टाइटल है वो केवल सिर्फ टोन को नहीं दिखाती है इस प्ले के, बल्कि इसके लाइट हार्टेडनेस को भी दिखाता है, और इसके एटमॉस्फेयर और इसमें सारी चीजें जो है कैरेक्टर्स हैं उनसे सारी चीजें ये रिलेटेडली कनेक्टेड है, ठीक है? तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये जो प्ले है द रोवर, उसका जो ये टाइटल है बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है द इवैल्यूएशन ऑफ द इंग्लिश ट्रेजेडी फ्रॉम द लेट 16th टू से अर्ली 17th सेंचुरी रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम ह्यूमनिस्ट एस्पिरेशन टू अ स्केप्टिकल रिसेंटमेंट, कि आपको कैसे बताना है कि कैसे 16th सेंचुरी के टाइम से लेकर जब 17th सेंचुरी में जब रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांजिशन होता है, तो कैसे ह्यूमन के जितने भी एस्पिरेशन है उसमें चेंज होता है, क्या आप उससे एग्री करते हैं? इफ यस देन गिव अ रीजनेबल आंसर इन योर टेक्स्ट ऑफ योर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं, ठीक है? जिसमें आप बता सकते हैं कि यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज़ आपके क्वेश्चन पेपर में ना आपको लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर ऐसा ही क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही देखने को मिलेगा, जो थोड़ा आपके सिलेबस से हटके थोड़ा-सा क्रिटिकली एग्जामिन करने के टाइप का होगा, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोचना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है, जिसमें आप बता सकते हैं बिकॉज़ यस जब आप देखेंगे जब इवैल्यूएशन हो रहा था इंग्लिश ट्रेजेडी का ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी एंड अर्ली 17th सेंचुरी के टाइम पे जब ये सारे इवैल्यूएशन हो रहे थे, तो आप बता सकते हैं कि कैसे उस टाइम जो है ह्यूमनिस्ट एस्पिरेशन जो है वो से लेकर मोर स्केप्टिकल रीसेटलमेंट का यहाँ पे सारी चीजें ह्यूमन नेचर में चेंज हो रहा था, और उस दौरान फेट और सोसाइटल स्ट्रक्चर जो है वो भी सारी चीजें डेवलप हो रही थी, चेंज हो रही थी, ट्रांजिशन हो रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे एक तरीके से एविडेंट की तरह काम करते हैं कुछ प्लेराइट्स के वर्क्स, जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, इनके वर्क्स को आप देखेंगे तो ये बहुत ही डिटेल में देखेंगे आप, तो उस टाइम के जितने भी ट्रांजिशन है, रिवॉल्यूशन है, उसी पे बेस्ड है, ठीक है? उनसे आपको पढ़ के पता चलेगा कि उस टाइम के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है? तो आप इनके वर्क्स जो हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल पे एविडेंट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है? कि कैसे इस दौरान जो है शिफ्ट हो रहा था, चेंजेस हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है? और साथ ही साथ आप बता सकते हैं जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स वाला है, ठीक है? इस डॉक्टर फॉस्टर्स में आप बता सकते हैं कैसे ये जो टिटुलर कैरेक्टर्स हैं, एम्बॉडीज़ हैं, ह्यूमनिस्ट परस्यूट्स हैं, उसमें कैसे उन्होंने सारी चीज़ों का यूज़ किया है, डैमनेशन को दिखाया है, ओवर रीचिंग जो एम्बिशन है कि कुछ ज़्यादा मिलने पर कैसे आप कुछ चीज़ों को जब बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो अपने ही ट्रेजिक फ्लॉ के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं आप। साथ ही साथ आपके सिलेबस में कुछ ऐसे और चैप्टर्स हैं जिनका भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको डॉक्टर फोस्टर्स का एग्ज़ाम्पल देकर दिखाया, ठीक है? तो आप लास्ट में एज़ अ कंक्लूज़न आप बता सकते हैं कि कैसे जो ट्रेजेडीज़ होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं ग्रोइंग स्केप्टिसिज़्म को, ठीक है? अबाउट द ह्यूमन कंडीशन के बारे में, ठीक है? और स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी स्ट्रक्चर, कि कैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, स्टेबिलिटी कैसे होती है, उसमें नहीं होती है, ये सारी चीज़ें। और कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, कि कैसे आपने देखा डॉक्टर फोस्टर्स में कि खुद के एक एक्शंस की वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डार्कर एंड मोर कॉम्प्लेक्स थीम्स इन दिस टेक्स्ट सिग्निफिकेंस अ शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर ह्यूमनिस्ट आइडियल्स टुवर्ड्स अ मोर a skeptical perspective on the complexities of human एग्जिस्टेंस, कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस में कि कैसे ह्यूमन के आइडिया का जो है शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और कैसे खुद के एक्शंस का जो है आपको भुगतान करना पड़ता है, ये सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।